नमस्कार, हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में भीषण गर्मी के बावजूद भारी मतदान। बस्तर के 56 गांव और ग्रेट निकोबार के शोम्पेन जाति ने पहली बार किया मताधिकार का इस्तेमाल। 26 अप्रैल को होगी दूसरे चरण की वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं अमित शाह राजस्थान में ओम बिरला और मथुरा में हेमा मालिनी के लिए करेंगे चुनावी जनसभा। बिहार के भागलपुर में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में रैली के बाद यूपी के अमरोहा में होगी राहुल गांधी की रैली। अखिलेश और मायावती भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी जैसे स्टार प्रचारक केरल में ठोकेंगे ताल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शुरू कर सकते हैं अपना प्रचार अभियान। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में ईडी ने किया था जमानत का विरोध। चुनाव प्रचार के लिए सिसोदिया ने मांगी है राहत। पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को जबरदस्त झटका। बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में सहायता करने वाली विदेशी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। और बीएमडब्ल्यू ओपन के फाइनल में पहुंची युकी भामरी और अल्बोनो ओलिवेटी की जोड़ी। रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को दी करारी शिकस्त। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब जहां 26 तारीख को मतदान होना है, वहीं सियासी दल जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनावी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ और फिर परभणी संसदीय क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए वोट अपील करेंगे। इसके बाद वे कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा और उत्तरी बेंगलुरु में चुनाव प्रचार करेंगे। दोनों ही राज्यों में विपक्षी दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह आज राजस्थान के भीलवाड़ा और कोटा में चुनावी जनसभा करेंगे। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के शक्करगढ़ कस्बे में होने वाली अमित शाह की रैली में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल भी साथ होंगे। इसके बाद अमित शाह कोटा में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कोटा में एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से कांग्रेस में गए कद्दावर नेता प्रहलाद गुंजल चुनाव मैदान में हैं। यहां मुकाबला रोचक और टक्कर का हो गया है। राजस्थान के बाद अमित शाह आज यूपी का भी दौरा करेंगे, जहां उनकी सभा मथुरा में होगी। मथुरा से बीजेपी की मौजूदा सांसद हेमा मालिनी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। बिहार में भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी सभा होगी। इसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी इंडी गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में सभा करेंगे। दोपहर के बाद उत्तर प्रदेश के अमरोहा में राहुल अखिलेश आज संयुक्त रैली करेंगे। अमरोहा से बसपा छोड़कर आए दानिश अली कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अमरोहा में बीते 40 वर्षों से कांग्रेस लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई है।
केरल में लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए तीनों प्रमुख गठबंधन के नेताओं ने राज्य के विभिन्न भागों में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी जैसे स्टार प्रचारक केरल में आज चुनाव प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में आज सियासी पारा अपने चरम पर होगा। कहा जा रहा है कि आज से उद्धव ठाकरे भी मुंबई में इस चुनाव में पहली बार प्रचार करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक वे मुंबई में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान भी आज अपना प्रचार अभियान शुरू कर सकते हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद प्रदेश की 13 लोकसभा क्षेत्रों की कमान संभालने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि वो आज से लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार शुरू करेंगे। 3 दिन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रैली और बैठक करने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोटिंग हुई। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। इसके साथ ही अधिकांश पूर्वोत्तर सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदान पूरा हुआ। वहीं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं ने भी काफी उत्साहपूर्वक भाग लिया। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। अब 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में मतदान कम होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर जगह मतदान का प्रतिशत कम हुआ है और इसके कई कारण हैं, लेकिन भाजपा का मतदाता मतदान करने के बाद ही जलपान करता है। उन्होंने हमें वोट दिया और हमें पूरा भरोसा है। राजस्थान भाजपा का गढ़ है और हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। जनता ने जिस तरह से वोट किया है और हमने देखा है, वोट परसेंटेज किन्हीं कारणों से थोड़ा कम रही। गर्मी भी थी, कई कारण और भी थे, शादी ब्याह का भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट हैं भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी जगह से हमने फीडबैक लिया है, सभी जगह से हमने पूछा है, तो जनता का उत्साह और उमंग और जो उन्होंने बताया है, निश्चित रूप से हम ये 12 सीट भी जीतेंगे और आगे वाली 13 सीट भी जीतेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रथम चरण के मतदान के बाद दावा किया है कि भाजपा के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। पहले चरण की हवा भारतीय जनता पार्टी का यूपी समेत पूरे देश में सफाया करेगी। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज राजस्थान के जोधपुर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्य के लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाजपा की जीत यानी संविधान खतरे में है। उत्तर पूर्वी राज्यों में लोग समझ गए हैं कि अगर बीजेपी को एक बार फिर जनादेश मिलेगा तो संविधान खतरे में है। संविधान में इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और वो जानते हैं कि जो सरकार 370 अनुच्छेद हटा दिया है, 371 भी हटाया जा सकता है और 371 के तहत अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, असम और नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी अनेकता खतरे में है। और इसी के साथ यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़।
चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करें। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर चोर मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज, डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच, और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट देश में राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी देश भर की निगाहें अमेठी पर लगी हुई हैं। 1977 और 1998 के चुनावों को छोड़कर इस सीट पर कांग्रेस या गांधी परिवार का कब्जा देखने को मिला है। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अमेठी का प्रतिनिधित्व किया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराकर गांधी परिवार के वर्चस्व को खत्म कर दिया था। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट हमेशा से ही सुर्खियों में रही है और राजनीतिक विश्लेषकों की चर्चा के केंद्र में भी। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी राहुल गांधी को हरा चुकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर ही अपना दाव लगाया है। लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। आश्चर्यजनक तौर पर गांधी परिवार के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ दिनों पहले ये कहकर चौंका दिया कि अमेठी की जनता उनकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से करारी हार का सामना करना पड़ा था और केरल की वायनाड सीट ने उन्हें अपना सांसद बनाकर के लोकसभा में भेज दिया। इस बार भी राहुल वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जहां मतदान 26 अप्रैल को होना है। अमेठी से कांग्रेस ने अब तक अपना उम्मीदवार क्यों तय नहीं किया है, इस मुद्दे पर जनता भी उतनी ही कंफ्यूजन में है जितनी कांग्रेस। माहौल ठीक ही है भैया, और यहाँ से अभी तो देखो कौन भाजपा टिकट क्लियर किया है। राहुल गांधी भी अपना उम्मीदवार उतार नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग तो बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे और बीजेपी के ही। राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका आते हैं, वाड्रा किसको लेके आते हैं, अभी कुछ लग भी तो नहीं रहा है, बता भी नहीं रहे हैं। देखिए क्या होता है। पब्लिक है उनकी, खुदे बताएगी समय आने पे, जो रिजल्ट आएगा उनके पक्ष में आएगा उनका स्वागत करें, नहीं आएगा विपक्ष में आएगा उसका स्वागत करें। सामने स्मृति उनकी है, सामने बनी हुई स्टेचू बना हुआ है राजीव गांधी जी का। आज तक इसका वो निराकरण नहीं करा पा रहे हैं कांग्रेस वाले, तो क्या करेंगे, विकास क्या बोलेंगे। और कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा कौन है, यहाँ की अमेठी की जनता से मिलती है, कभी मिले हैं। रूबा शुरू 5 साल वो बेचारे दिखे राहुल गांधी जी, 200-250 की लोगों की जनता की भीड़ में निकल गए, कब कहाँ गए कोई पता नहीं है। आप अमेठी का दर्द जानिए ना, वो उससे अच्छा स्मृति ईरानी दीदी जी हैं, बुआ जी हमारी हैं, लेकिन काम अच्छा कर रही हैं, बोलबाला है, कम से कम लोगों को महीने भर में एक बार मिलती है। हम कहते हैं करिए कुछ ना, संतावना बड़ी चीज़ होती है। वर्षों से काम नहीं हुआ था, जो हो रहा है इस समय पे भाजपा में, मोदी सरकार में जो हो रहा है वो अच्छा काम हो रहा है। इस वजह से
अब जो है यहाँ राहुल को कोई नहीं जानता है, आए जो 20% में 1% जो बचे हैं उन्हीं जानते हैं उनको, बाकी कोई जानता नहीं। हाल ही में अखिलेश यादव के साथ अपनी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारी पर उठे सवालों पर सिर्फ इतना ही कहा कि यह मामला पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति के विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। आइए एक नजर डालते हैं अमेठी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के इतिहास पर। साल 1967 में अमेठी लोकसभा का गठन किया गया, जिसमें गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर के इलाके शामिल हैं। करीब 19 लाख की जनसंख्या के इस लोकसभा क्षेत्र में 25% आबादी अनुसूचित जाति के नागरिकों की है। साल 1977 और 1998 के चुनाव को छोड़कर हमेशा से ही इस सीट पर कांग्रेस या गांधी परिवार का कब्जा रहा। गांधी परिवार के संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी अमेठी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 4 बार, सोनिया गांधी 1 बार और राहुल गांधी 3 बार अमेठी सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी से 55,000 वोटों से हरा दिया। आपको बता दें कि अमेठी में 20 मई को लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव के दौरान यहां की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। साल 2004 के बाद लगातार 3 बार प्रतिनिधित्व करने के बाद अमेठी से राहुल गांधी को करारी शिकस्त मिली 2019 में। इस बार राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा करके कांग्रेस की किरकिरी पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और अमेठी में विकास कार्यों के साथ साथ ये भी इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा है। अभी तक कांग्रेस इस बात पर फैसला नहीं ले पाई है कि अमेठी से प्रियंका या फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच रॉबर्ट वाड्रा के बयानों ने अमेठी की फिजा में कुछ नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। साल 2004 से लगातार 3 बार अमेठी का प्रतिनिधित्व करने के बाद 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था। राम मंदिर के निर्माण को ठुकराने के मुद्दे पर कांग्रेस की किरकिरी पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और विकास कार्यों के साथ साथ अमेठी में भी यह भी इलेक्शन कैंपेन का एक अहम मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस के पास अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्या प्रियंका या राहुल इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन चर्चाओं और सवालों के बीच रॉबर्ट वाड्रा के बयानों ने अमेठी की चुनाव फिजा में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, अमेठी। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के कोटा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल में इस क्षेत्र के विकास के सभी अपेक्षित मुद्दों का हल करने के दावे के साथ उन्होंने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलने की बात कही। हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने उनसे खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में जिन सीटों पे सबसे ज्यादा लोगों की नजर है, ऐसी ही एक वीआईपी सीट कही जा रही है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र। यहां से लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर ओम बिरला जी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। 400 पार के इस नारे में राजस्थान क्या भूमिका निभाने जा रहा है? क्या तीसरी बार 25 की हैट्रिक? निश्चित रूप से जनता का जो विश्वास भरोसा है, राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेगी। लेकिन अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो आपके पुराने बीजेपी के सहयोगी कांग्रेस के टिकट पे गुंजल जी आपको चुनौती दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक सांसद के तौर पे या इतनी बड़े पोस्ट पे रहने के बाद आपने अपेक्षित विकास नहीं कराया, इसलिए वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 10 साल के शासन में मोदी जी ने देश को बहुत बड़ा परिवर्तन किया। अब उस परिवर्तन में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र भी आता है। डीपीआर तैयार होते ही कोटा का एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। मेन डिमांड सी वो सारी की सारी इस बार पूरी कर दी, लेकिन विकास तो सतत प्रक्रिया है। क्या नए उद्योग लगे, इसको लेकर क्या प्रयास? अभी निमाना रोड के अंदर एक बड़ी इंडस्ट्रीज आने का प्लान चल रहा है। यहाँ पर आप देखो बूंदी के अंदर कितने सारे प्लांट बूंदी में लग गए हैं। एथोलिन का प्लांट लग गया है, चावल मिल लग गई, तेल मिल लग गई है। ये सब इंडस्ट्रीज तो है। महंगाई और बेरोजगारी का मसला भी एक चुनौती की तरीके से लिया जा रहा है। महंगाई पर भी नियंत्रण इस सरकार ने किया है। विकसित भारत बनेगा, नए इंडस्ट्रीज आएंगे, नए उद्योग आएंगे, बढ़ रहा है तो उससे रोजगार बढ़ेंगे। प्राथमिकता क्या होगी अगर समर्थन फिर से तीसरी बार आपको हैट्रिक के लिए मिलता है? सबसे पहले फोकस होगा। मोदी जी ने 2 विषय रखे हैं मेरे इलाके के अंदर। हर घर में पीने का पानी, हर खेत पर पानी। दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो हम और बेहतर कर सकते हैं आने वाले समय में एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, अन्य सेक्टर के अंदर भी संभावना है। तिब्बल IIT यहाँ पर आ गई है। उस तिब्बल IIT आने से आने वाले समय में इससे संबंधित इंडस्ट्रीज को लगाने का भी प्लान योजना बनाएंगे, लोगों को रोजगार मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। तो आप देख रहे थे ओम बिरला जी, जो कि राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तीसरी बार की चुनौती दे रहे हैं। अगर जीत होती है तो निश्चित तौर से ये हैट्रिक होगी। अपने कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ मैं आरेंद्र प्रताप सिंह, TT न्यूज़, कोटा, राजस्थान से।
और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल कोटा बूंदी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की वीआईपी सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। प्रहलाद गुंजल हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका दावा है कि इस बार कांग्रेस राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रहलाद गुंजल से खास बातचीत की। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रहलाद जी, 10 सालों से कांग्रेस का खाता नहीं खुला राजस्थान में, इस बार किस तरीके की तैयारी है? कोटा तो खाता खुला हुआ ही मानो ना, खुल गया है कोटा में खाता। आप भी अभी तक कुछ समय पहले तक बीजेपी में थे, लेकिन नाराजगी की वजह क्या रही? और अब आप कांग्रेस के टिकट पे हैं, तो ये भी है कि कांग्रेस में भी एक नाराजगी है जो पुराना संगठन है यहाँ पे। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मेरी कांग्रेस में आने का जितना ज़बरदस्त काम कार्यकर्ता में स्पार्क हुआ है, मेरे पास ही कल्पना नहीं थी। इन मसलों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, और कैसे आपको लग रहा है कि 10 साल के बाद आप हराने की स्थिति में होंगे कांग्रेस के माध्यम से? मेरा जीवन खुली किताब रहा है। जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसके लिए जान लुटाता हूँ। ये राजस्थान भर में धारणा है, और इसी धारणा के कारण कांग्रेस स्पार्क होकर खड़ी हो गई कि हमको एक कार्यकर्ता के लिए, आम आदमी के आत्मसम्मान के लिए बात रखने वाला और लड़ने वाला, टिकने वाला व्यक्ति मिल गया है। आप क्या वायदा कर रहे हैं इस समय कोटा की जनता से कि आप जीतने के बाद में सबसे बड़ा ये कोटा की जनता के आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा। उनकी हर बात को सड़क से लेकर संसद तक पूरी ताकत से, पूरी दमखम के साथ रखूंगा। और आप ये मान के चलिए, जो बेसिक इशूज हैं, बेसिक इशूज, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो 100% एक का समाधान करेंगे, 100% पूरी ताकत से। और अगर प्रतिपक्ष में भी बैठना पड़ा तो सरकार को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर देंगे। आप संसद में देख लेना। बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ वक्त देने के लिए। तो प्रहलाद गुंजल जी थे, जो कि कोटा बूंदी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ का मुकाबला किस तरीके से 26 तारीख के वोटिंग के बाद और 4 जून के नतीजों में दिखाई पड़ता है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, कोटा, राजस्थान। राजस्थान में पहले चरण का चुनाव खत्म होते ही अब सबकी निगाहें 26 तारीख को दूसरे और अंतिम चरण पर हैं। भोपालगढ़ में शुक्रवार को खराब मौसम के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह ने सभा की। शाह ने पाली से 2 बार के सांसद पीपी चौधरी के लिए वोट मांगे। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने पीपी चौधरी से खास बातचीत की। मैं इस वक्त भोपालगढ़ में हूं। भोपालगढ़ आता है पाली लोकसभा क्षेत्र में। जबरदस्त गर्मी है और तेज हवाएं चल रही हैं। मेरे साथ हैं भाजपा के उम्मीदवार पीपी चौधरी, जो 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं और अब हैट्रिक की फिराक में हैं। चौधरी साहब, क्या कह रहा है मौसम का मिजाज? ये ईश्वर की कृपा है कि आज जो है पारा भी बढ़ा है और तेज हवा भी चल रही। हवा चलाने का मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा पाली लोकसभा क्षेत्र जो है वो एक तरफा है। ये बहुत शुभ संकेत है। चौधरी साहब पेशे से वकील है, 2 बार आपने जीत हासिल की यहाँ पर। अब एक मांग उठी है वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, वो कितना बड़ा इशू रहेगा आपके लिए अगर आप जीत हासिल करते हैं तो? देखिए, वेस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल मैं इसका पक्षधर हूँ और हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच और दूरदृष्टि उनके हो सकता है ये हम तो अब सोचा हो, उन्होंने पहले ही सोच लिया हो। क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में जब हर घर नल से पानी की बात आती है तो नल तो दे देंगे, लेकिन पानी के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये रोड मैप पहले ही बना लिया होगा। तो और बहुत शीघ्र जो है वो उसको बाहर लेके आएंगे और मैं इसका पक्षधर हूँ। पानी की बहुत जरूर है। जैसे ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट है, उसी तर्ज पे वेस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट आए, क्योंकि राजस्थान कैनाल बहुत नजदीक आ चुकी है। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत मुश्किल का काम है। ये भी मोदी जी के विजन के तहत मैं सोचता हूँ कि वो जरूर करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। और आप इस बार तिकड़ी बनाने के चक्कर में हैं, तो कितना आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? क्योंकि अब आप प्रथम चरण हो गया है, आप 26 तारीख को फैसला होगा। देखिए, मेरा कॉन्फिडेंट फील करने के आधार है जनता का प्यार, जनता का विश्वास, भरोसा और आशीर्वाद। उसी की वजह से मुझे तीसरी बार टिकट मिला है और ये भरपूर है। जिस हिसाब से 2014 में 4 लाख मतों से जीते, 2019 में 5 लाख से, और मुझे लगता है कि अब की बार और भी जबरदस्त बढ़त होगी। ये जनता के प्यार और विश्वास और उनके आशीर्वाद का आधार मैं कह सकता हूँ।
तो ये थे पीपी चौधरी जो हैट्रिक के चक्कर में है और ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और इनका कहना है कि सियासी हवा भी इनके फेवर में बह रही है। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, भोपालगढ़। आपको सीधी चलते दिल्ली, जहां आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत के प्रगतिशील पथ पर हो रही है कॉन्फ्रेंस। अगर मेरी कोई संतान नहीं है तो क्या मैं गोद नहीं ले सकता? बोला नहीं ले सकते, तो फिर क्या होगा? तो उनको लगा मेरा राज्य हड़प जाएगा, तो इसके विरुद्ध में सभी एक साथ हुए। सर यहां ये 1857 हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति थी, चाहे उन्होंने गदर कह दिया होगा। 1757 इंपोर्टेंट, 1857 भी इंपोर्टेंट, और सर 1957 भी इंपोर्टेंट। वो 50 और 57, वो ये आजकल जो कानून बनते हैं उसमें 5% सर एडमिसिबल एरर होता है सर, तो उसको आप जोड़ेंगे, कम बेसी करेंगे, तो 1957 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 से 57 तक बहुत से ऐसे कानून बने। मैं रेवेन्यू लॉज को देखता हूं, रेवेन्यू लॉज तो सब 56-57 बने हर स्टेट में, बड़े इंपॉर्टेंट है सर। ये घटनाक्रम 100 साल का। अब मैं 100 साल का एक घटनाक्रम आपको याद दिलाता हूं, वो है स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित। सर ये टॉपिक से संबंधित आप कहोगे है या नहीं है, लेकिन थोड़ा टॉपिक से संबंधित भी है सर। वो 1895 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एक कोई कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एक भाषण देते हैं। तो एक महिला पत्रकार आकर के उनसे पूछती है कि स्वामी जी आपने भाषण बहुत अच्छा दिया, लेकिन आप एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा क्या क्वेश्चन है आपका? उन्होंने कहा आपका देश आजाद कब होगा। अब ये क्वेश्चन तो कम डिफिकल्ट था। 1895 में कोई किसी से पूछे कि आपका देश आजाद कब होगा भारत, तो क्वेश्चन कठिन था या नहीं था? बताओ मेरे को। सरल था क्या? कठिन था ना? मातृशक्ति बोल रही है, कठिन था। लेकिन उसका जवाब दिया स्वामी जी ने। लेकिन यहां जवाब एक नहीं देते हैं, वो 3 जवाब देते हैं। वो महिला कहती मैंने एक ही पूछा कि मुझे 3 दिखे। स्वामी जी कहते हैं मुझे 3 दिखे, इसलिए मैं 3 देता हूं। बहुत शानदार ये कन्वर्सेशन है स्वामी विवेकानंद जी का। मुझे लगता है कि इसमें ये ज्ञानवर्धक भी है और हमारे लिए प्रेरणास्पद भी है। उन्होंने कहा मेरा देश, वो फिर थोड़ी देर ध्यान में बैठ गए स्वामी जी। ये मेडिटेशन एक अलग विषय है सब। ध्यान में बैठ गए तो उस महिला ने कहा कि जब क्वेश्चन कठिन होते हैं तो बड़े बड़े आदमियों को मौन लग जाता है, ध्यान लग जाते हैं। तो 5-7 मिनट ध्यान में रहे, वो महिला जाने लगी तो स्वामी जी उठे। उन्होंने कहा कम नियर टू मी, नाउ आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा बोलो क्या है? कि 50 साल के अंदर अंदर, अब आप सुनिए, आप 1895 50 साल के अंदर अंदर इंग्लैंड में और भारत में ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि मेरा देश आजाद हो जाएगा। ये 1895। 1895 को 50 जोड़ो, कितना हुआ? 1945। क्या हुआ साहब? क्या हुआ? इतना ही हुआ क्या और कुछ हुआ? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। ठीक है, अब आप इंग्लैंड का चुनाव देख लो। इंग्लैंड। और आप सुन रहे थे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को, जो आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत के प्रगतिशील पथ पर एक सम्मेलन जो चल रहा है उसमें अपना संबोधन दे रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।